दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे विशेष टॉपिक लेकर आया हूं वो कि सिद्धू घाटी सभ्यता। और सिद्धू घाटी सभ्यता आप मेरे से बेहतर जानते हैं और मैं नहीं जानता हूं, इसीलिए मैं इस चीज़ का सहारा ले रहा हूं, कुछ बुक का सहारा ले रहा हूं। और आप सब पढ़ा होगा, अगर आप वाकई पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग सिद्धू घाटी सभ्यता के बारे में, उसके लिए मैं जानकारी बता दूं। जब सिद्धू घाटी की सभ्यता जब पूर्व हड़प्पा काल में 3300 ईस्वी के और 2200 ईस्वी बीच में एक परिपक्व काल, जिससे 2600 ईस्वी और 1900 यानी कि 1900 ईस्वी पूर्व उत्तरार्ध हड़प्पा सभ्यता में से एक प्रमुख सभ्यता मानी जाती है। और आजकल जो ये मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, जो कि उत्तर भारत में फैली हुई है, और इससे लेकर के जब प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया, ये भी एक प्राचीन सभ्यता है। हम इस अगली वीडियो में प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, और साथ में यह प्राचीन की सबसे बड़ी दुनिया की जो सभ्यता है और इसकी शुरुआत 3 शुरुआती काल कर्मों में इस चीज का हुआ है। और इन 3 में से सबसे व्यापक रूप से तथा सबसे प्रचलित और सबसे चर्चित रूप से प्रमाणित पत्रिका जो भी नेचर में हो या फिर प्रकाशित शोध के अनुसार या फिर सभ्यता जो भी कम से कम 8000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता को मानी जाती है। और इस सिद्धू घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसका विकास सिद्धू और घगर हकड़ा नदी, एक प्राचीन सरस्वती नदी का नाम है, इसके किनारे बसा हुआ है, जो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और रखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। जब हम बात कर रहे थे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और ये विशेष मुद्दा से विकास का नाम आता है या फिर आदिवासी की उत्पत्ति का नाम होती है, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का बात आती है। और इसलिए क्योंकि जो हड़प्पा इस शब्द से उत्पन्न होती है होड़ोरप्पा, यानी कि होड़ोरप्पा, हड़प्पा को ही मुर्दे का टीले भी कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो जो कि मोणे जो दारू, इस चीज को मुंडारी में मोणे जो दारू यानी कि 5 फलों का पेड़ मुंडारी में कहा जाता है। यही चीज को आगे चल के भी हम लोग बात करेंगे इसी मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सिद्धू घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जो कि इस सभ्यता को जितना भी खुदाई की जा चुका है उससे प्राचीन नगर माना जाता है। जब ब्रिटिश काल में काई खुदाई के आधार पर जब पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है खोदा गया, इसको खुदाई की गई, ऐसे में कई सारे बड़े बड़े बुद्धिमान लोग और इतिहासकारों ने इस चीज का माना कि ये सबसे बड़ा विकसित शहर माना जाता था। जबकि 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए जब मिट्टी की खोदाई की, तब उन्होंने बनी बनाई मिट्टी ईंटा मिली, और जिससे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। जब उसके बाद में जब 1826 ईस्वी में जब चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा गया। अगर आप 1856 इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बात एग्जाम्स में भी आती है। और 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा गया था, और कानीगम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया गया। जबकि 1856 में इस चीज को कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान वतन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थलों की सूचना सरकार को दी गई थी। और इसी क्रम में जब 1861 में अलेक्जेंडर कानीगम के निर्देशन भारतीय जो पुनरुद्धार विभाग की स्थापना की गई थी, जब 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल के भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया था, जो कि प्लाइट ने इस पुराना जो भी सभ्यता बनाई गई थी, इस सभ्यता के बारे में लेख लिखा था। और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया गया। दयाराम, इस चीज को आपको समझ में नोट कर लीजिए, क्योंकि जो ये एग्जाम्स में आती है, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को फिर से उत्खनन किया। और इस प्रकार से जब सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, तो रक्कलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है। और सबसे मेन मुद्दा यही है कि मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता रक्कलदास बनर्जी को जाता है। और इससे लेकर के यह सभ्यता सिद्धू घाटी नदी में फैली हुई थी, इसलिए ही इसका नाम सिद्धू घाटी रखा गया। जबकि प्रथम बार जब नगरों के उदय के कारण इस प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है, और प्रथम बार जब कस्य के प्रयोग के कारण इसे कस्य सभ्यता भी कहा जाता है। और इससे लेकर के जब सिद्धू घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों खोजा जा चुका है, और इस
नदी जो भी सरस्वती नदी या फिर उसकी सहायक नदियों के आसपास अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों की उत्खनन हुआ है। जब सिंधु घाटी सभ्यता जब 1400 जब केंद्रों को जब पाया गया था, जिसमें से 925 केंद्र भारत में पाए गए हैं। 925 केंद्र भारत में पाए गए हैं। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि 70% सरस्वती जो स्थल नदी के किनारे इसका सहायक नदी आसपास में इस चीज को पाया गया, और अभी तक के 3% इसका स्थल खोजा गया है। जो कि नायक शोधकार में जो सिंधु घाटी सभ्यता को इस शिव भगवान या फिर नाग प्रमाण भी मिले हैं, इस चीज का प्रमाण उस आधार पर कहा गया है। और जो भी इस सभ्यता निशान जाति बील से संबंधित रही होगी, क्योंकि जो भी सिंधु घाटी जब भी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अगर अत्यंत व्यापक रूप से रहा है, तो यह इंडस या फिर इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी। इंडस या फिर इंडस, जो कि अपनी भौगोलिक जो भी उच्चारण या फिर भिन्नताओं की वजह से इस इंडस को सिंधु कहने लगे। आगे चलकर इसी से यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हिंदू उच्चारण का जन्म हुआ। जब हड़प्पा और सभ्यता मोहनजोदड़ो खुदाई करने से जो सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं, इस चीज का विद्वानों ने इस सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया गया सिंधु घाटी, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों से मिलकर आते हैं। और बाद में जो ये रोपड़, लोथल, कालीबंगा या फिर बनावाली, रंगपुर इत्यादि ऐसे क्षेत्रों की सभ्यता अवशेष मिले, जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदी के क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। सभ्यता के अवशेष में जो भी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र बाहर से जो थे, अतः इसका काय इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने का कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से देखा गया, बताया गया। यह भी देखा गया, जबकि हकीकत में इस नदी का नाम अंदुस, इससे लेकर के इंडियन पुरातत्व विभाग की महानिदेशक जॉन मार्शल ने 1924 में अंदुस 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नगर निगम योजना, यानी कि इस शहर की जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को किस तरह से विकास किया, इस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। कि इस सभ्यता की सबसे विशेष बात जो कि यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना यानी कि नगर निगम योजना के नाम से आपको पढ़ाया जाता है, आपको समझाया जाता है, जो कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे और जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। इस जगह पे ऊपरी लेवल के लोग रहते थे, जो कि प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे भिन्न स्तर पर शहर था, जहाँ की ईंटों के मकान में सामने लोग रहते थे। जो दुर्ग से बाहर सामने लोग ईंटों के घर में रहते थे। इस ईंटों के मकान में जो सामने लोग रहने की वजह से ही इस नगर के भवनों के बारे में विशेष बात ये थी कि जल की तरह विन्यास्त थे, जो कि यानी सड़क एक दूसरे से समकोण पर काटती थी। एक दूसरे सड़क जब और नगर अनेक आयतायत खंडों में विभक्त हो जाता था। गांव की एक ऐसी बनावटी थी कि सब कोई के दरवाजा या फिर जो भी गली एक ही तरफ से मिल जुल के जो भी गुजरता है, उस गली से सब कोई को देखा जाता या फिर सब कोई को उसी गली से गुजरना पड़ता था। ऐसा उस सभ्यता में बनाई गई थी। जब हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे, वहाँ के स्मारक इस बात के लिए प्रमाण है कि जब भी वहाँ के शासक मजदूर जुटाने और कार संग्रह के परमर कुशल थे, जो कि ईंटों की सबसे बड़ी इमारत देख करके यह सामने लोगों को भी यह लगेगा कि शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठान थे। जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में जब बड़े बड़े घर पाए जाते थे, ऐसे स्थिति में आम लोगों को भी लगता था कि यह शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठान लोग रहते थे, क्योंकि मोहनजोदड़ो अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल विशाल सार्वजनिक स्नान नगर, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में पाया जाता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की जीवन जो भी सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी अर्थव्यवस्था थी, उसके बारे में जब कृषि प्रधान थी जो भी सभ्यता, सिंधु घाटी की जो भी आर्थिक स्थिति या फिर अपनी आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए एक ही मात्र ऐसा था कि कृषि एक सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, खेती करना। किंतु व्यापार एवं पशुपालन भी इसका प्रचलन यहाँ के लोगों में प्रचलन रूप से थी। जब यहाँ के निवासियों ने जो भी विश्व में सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किया, और इस जो भी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोग सबसे पहले कपास को खेती करना शुरू किया, जिससे यूनान के लोगों ने सिंडन कहने लगे और यहाँ के लोग आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे। इसके अलावा एक कपड़ा, जौहरी का काम, मानके और तबीज बनाने का काम भी प्रचलित था, जिससे विदेशी लोगों में निर्यात किया जाता था। जब
इसकी आर्थिक स्थिति रूप से भी ऐसे ही कई तरह के काम यहाँ के लोगों ने किया करते थे। और इसका और दूसरा भी कृषि से पशुपालन तक भी, जो कि आज के मुकाबले में सिंधु प्रदेश के पूर्व बहुत उपजाऊ था। जब ईसा पूर्व 4वीं सदी में जब सिकंदर के एक इतिहासकार ने कहा था कि सिंध इस देश के उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता था, और पूर्व काल में जब प्रकृति वनस्पति बहुत थी, ऐसे कारण में यहाँ की अच्छी वर्षा भी अच्छी तरह से होती थी। इस तरह से यहाँ के वनों में भी ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई जाती थी। उस समय में भी ईंटा पकाया जाता था, उस समय में भी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि जिसके कारण धीरे धीरे वनों का विस्तार सिमटता गया। और जब सिंधु घाटी की जब पूर्ववर्ता का एक कारण सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। प्रतिवर्ष एक ऐसी बाढ़ थी जो प्रतिवर्ष आने वाली थी। और जब गांव की रक्षा के लिए खड़ी पक्की बंद नवंबर के महीने में बाढ़ आने वाले जो मैदान में बीज बो देते थे, और ऐसा करने से अगली बाढ़ के आने से पहले ही अप्रैल के महीना में गेहूं और जौ की फसल को काट लेते थे। यहाँ के लोगों की एक व्यवस्था थी कि जब भी अगले साल जब आने वाली बाढ़ आने से पहले ही नवंबर और अप्रैल में इसकी फसल को काट दिया जाता था। अभी तक अगर इसका खोज किया है तो यहाँ का कोई पावड़ा या फिर पल तो नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की जो पकर हड़प्पा सभ्यता के जो कि हल रेखा मिले थे, इससे ही पता चलता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे, क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार आदि और अनाज पैदा करते थे। और यहाँ के जो सिंधु घाटी के लोगों ने भी तिल, सरसों जैसे फसल मुख्य रूप से उपजाते थे। और जब सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा की गई, इसी के कारण जब यहाँ का नाम यूनान के लोग ने सिंडन रखा। यहाँ के लोगों ने सिंडन नाम से प्रसिद्ध किया गया, क्योंकि यहाँ का पैदावार कपास से किया जाता था। जो भी हड़प्पा का जो भी कृषि एक मुख्य रूप से प्रधानता दी गई है, जो कि संस्कृति थी। यहाँ की लोग जब पशुपालन भी करते थे, और जब हड़प्पा में रहने वाले लोग पशुपालन भी करते थे, जो कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर जैसे पाला जाता था। जब हड़प्पा के लोगों को हाथी तथा गांड का भी ज्ञान था, क्योंकि हड़प्पा में रहने वाले लोग गांड और हाथी इस जानवर के बारे में भी उसका विशेष रूप से ज्ञान था। अब बात करते हैं राजनीति जीवनी, जबकि इतना तो आप सब स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नान नगर का अस्तित्व विदेशों और व्यापारियों समाज से किसी बड़ी राजनीतिक सत्ता के बिना नहीं हुआ होगा, है ना। क्योंकि इतना बड़ा विकास हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बिना राजनीति या फिर किसी संवैधानिक या फिर किसी व्यापारिक रूप से तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसका जो भी सबूत, पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि राजनीति हुआ है या फिर किसी तरह का कोई व्यापारिक रूप से संबंध बनाया हुआ था, इसका आज तक सबूत नहीं मिला है। इस तरह की व्यवस्था या फिर इस तरह की बड़े बड़े घर की बनाए हुए ढांचा को देख करके आज तक किसी का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। फिर भी ऐसी कई तरह की व्यवस्था को देख करके इसमें नगर निगम जैसे स्थानीय स्वशासन जरूर थी होगी। दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी धार्मिक जीवन स्थल कैसे थी सिंधु घाटी सभ्यता में, इसकी धार्मिक जीवन कैसे थी। जब हड़प्पा सभ्यता में जब पक्की मिट्टी यानी कि पक्की मिट्टी की स्त्रियां की जो मूर्तियां पाई गई है, भारी संख्या में पाई गई है, जो कि एक मूर्ति में एक ऐसी मूर्ति पाई गई है जो कि उसकी गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। और इस चीज़ को विद्वानों ने इस मत से यह भी पृथ्वी देवी का प्रतिमा माना जाता है इस बात, और इसका निकट संबंध पौधों का जन्म और वृद्धि से हो रहा होगा। यह चीज़ उन लोगों ने अनुमान लगाया, और इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उभरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह से मिस्र के लोग नील नदी के देवी आइडिस की वैदिक सूत्रों में पृथ्वी माता की स्तुति करते हैं। और जो कि धोलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है, जिसकी इसमें नीचे एक तरफ से जाती सीढ़ियाँ पाई जाती है, और उसमें एक खिड़की भी है जहां दीपक जलाने के लिए सबूत मिलते हैं। और इस तरह से जब उस कुएं में सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के किनारों में एक सील पाया गया है, जो कि इसमें एक योगी का चित्र बना हुआ है और 3 से 4 मुख वाला। और आज भी इस 3 से 4 मुख वाला शिव का अवतार एक लिंगनाथ जी का एक पूजा की जाती है। जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
जब अपने शवों को जलाया करते थे। एक विशेष पॉइंट ये है कि सिद्धू घाटी के लोग अपने लोगों को जलाया करते थे, और जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी जो भी करीब 50,000 थी, और वहाँ से केवल 100 आसपास में जब कब्रें मिले, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के लगभग 50,000 से अधिक की लोग पाए जाते थे, लेकिन वहाँ के आसपास से 100 लगभग कब्रिस्तान पाया गया है, और जिसमें से इस बात का ये इशारा करती है कि वह शव नहीं जलाते थे, क्योंकि कब्र पाया गया है। और इस बात से ये पता चला है कि शव को नहीं जलाते थे, क्योंकि लोथल, कालीबंगा इत्यादि जगहों पर हवन कुंड मिले हैं, और इस बात से ये साबित होती है कि वहाँ में पूजा पद्धति संपन्न होती थी, जो कि उनकी वैदिक होने का प्रमाण देते हैं। और यहाँ भी जो भी स्वामित्व के चित्र भी मिले हैं, जो कि कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म द्रविड़ों का मूल धर्म था, और जो कि शिव द्रविड़ का एक देवता थे, और जिन्हें आर्यों ने कुछ अपना लिया है। और कुछ जैन और बुद्ध विद्वानों ने यह भी मानते हैं कि जो भी सिद्धू घाटी सभ्यता जैन या फिर बुद्ध धर्म के मुख्य धारा के इतिहासकारों ने यह बात नकार दिया है, और इस बात से अधिक प्रमाण भी नहीं है, जो कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया पुरातत्वविदों ने जो भी कोई काई मंदिर का अवेषण किया, अवशेष मिले हैं, और इस पर सिद्धू घाटी में जो भी आज तक कोई मंदिर नहीं मिला है। और मार्शल जो जिस तरह से काई इतिहासकार मानते हैं कि सिद्धू घाटी लोग अपने घरों में, खेतों में या फिर नदी किनारे पूजा किया करते थे, पर अभी तक केवल बिरसनानगर या विशाल स्नान नगर ही एक ऐसा स्मारक है जिसे पूजा स्थल माना जाता है। जैसे आज हिंदू गंगा में नहाने जाते हैं, वैसा ही संदेह लोग यहाँ नहाकर पवित्र हुआ करते थे। आप सब ने देखा है कि जब मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के लोग जब 50,000 से अधिक लोग यहाँ पे रहा करते थे, लेकिन यहाँ पे लगभग 100 कब्रिस्तान पाई गई है, और जो कि यहाँ के कई लोगों ने अपने शव को जलाते थे, लेकिन ऐसे भी लोग कई लोग बसे हुए थे जो अपना पूर्वज को गाड़ते थे, और जो कि यही लोग आगे चल कर के पूजा स्थल, जो कि पूजा स्थल अगर खोजा जाए तो एक ऐसे पूजा स्थल के रूप में माना जाता है, जो कि स्नान नगर या एक विशाल स्नान नगर है, एक ही ऐसा स्मारक है जिसे पूजा स्थल के रूप में माना जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारा उभरता झारखंड में ऐसा ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ फिर आऊँगा।